हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 जो हमारी बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सेक्शन 101 से लेके 114 कैपिटल ए तक इसके प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो बेयर एक्ट के प्रोविज़न को पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब हुआ ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट। क्या मतलब है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी, एक दायित्व, एक आपके पास क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें या ये फैक्ट्स जो कि प्रोसीडिंग के दौरान सामने आएंगे इनको प्रूव करना है। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में अलग अलग की बात है। या हम दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो दो तरह के हैं। पहला क्या है कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको सारी चीज़ें प्रूव करनी है, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है, प्रीपोंडेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। जो पहला प्रिंसिपल है जो कि बात करता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, ये हम जनरली किस में यूज़ करते हैं, क्रिमिनल केसेस में। जब कभी हमें किसी भी क्रिमिनल केस में किसी फैक्ट को प्रूव करना होगा तो हम वहाँ कैसे प्रूव करेंगे, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। मतलब कोई भी ऐसा एक लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि ये हमें संदेह रहे, एक शंका हमें बनी रहे कि अगर ये फैक्ट भी प्रूव होता तो शायद ये गिल्ट हो, ये क्या होता, प्रूव होता या नहीं होता। तो जब देखो एक प्रिंसिपल भी है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, कि जब तक आप अपने गिल्ट को या जब तक सामने वाला कोई भी आपके गिल्ट को प्रूव नहीं कर देता तब तक आप क्या माने जाते हैं, इनोसेंट माने जाते हैं। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कभी भी बात आती है तो वहाँ हम कैसे प्रूव करेंगे किसी भी फैक्ट को, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। बट अगर सिविल केस की बात करें तो यहाँ कैसे होगा, प्रीपोंडेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, मींस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा। वहाँ क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एक सिंपल सी बात है कि किसी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पार्टनरशिप है तो जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे चलेगी उसी की। सेम चीज़ यहाँ भी अगर हम इस एग्जांपल को अप्लाई करें या समझने की कोशिश करें कि ऑल प्रोबेबिलिटी या सिविल केसेस में अगर जब भी हम कभी बात करेंगे, अगर देखेंगे रेशियो कितना बन रहा है आपका, कि सामने वाले पर्सन ने कितने फैक्ट को प्रूव किया है और सामने अपोजिट पार्टी ने कितने फैक्ट को प्रूव किया है। मतलब कि 49-51 या 60-40 का रेशियो है, तो जिसने भी 60% को प्रूव को फैक्ट क्या किया है, प्रूव कर दिया है, उसके फेवर में जजमेंट डिलीवर हो जाएगा। या फिर वैसे 49-51 का रेशियो देखें कि जिसने 51% किसी भी केस के फैक्ट को प्रूव कर दिया है तो उसके फेवर में क्या हो जाएगा, जजमेंट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में 2-3 केसेस हैं अपने पास। जैसे कि एक केस हुआ है जर्नैल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996, और दूसरा ही केस है ओसेफ वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2004। इन दोनों केस, जर्नैल और ओसेफ, दोनों के केस में एक ही प्रिंसिपल आया जिसमें ये कहा गया जब कभी भी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर ये सामने वाला फेल हो जाएगा प्रूव करने के बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो जो एक्यूज पर्सन है वो क्या हो जाएगा, वो एक्विट हो जाएगा। मतलब क्या है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिलने वाला है यहाँ क्रिमिनल केसेस में किसको मिलेगा, एक्यूज्ड को मिलेगा। ओसेफ और जर्नैल के केस में क्या कहा गया कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कभी भी बात आएगी तो वहाँ हम किस चीज़ को क्या करेंगे कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे, और अगर सामने वाली पार्टी जो है वो फेल हो जाती है तो क्या होगा कि एक्यूज ने ऐसा काम किया तो एक्यूज का हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। अब जैसे कि सिविल केस में हमने बात की कि ऑल प्रोबेबिलिटी मीन्स बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को प्रूव करेंगे। अगर सवाल आता है हमारे सामने कि जो मैट्रिमोनियल केसेस होंगे वहाँ कौन से स्टैंडर्ड को अप्लाई करेंगे, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट वाला हम यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का या प्रीपोंडेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ एक केस आता है धर्मेंद्र देव वर्सेज राज रानी का, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब कभी भी हमारे सामने कोई मैट्रिमोनियल केस आएगा तब हम उसमें कैसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमारा कैसा होगा, लाइक अ सिविल केस। सिविल केस में कौन सा यूज़ होता है, प्रीपोंडेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो धर्मेंद्र देव वर्सेस राज रानी के केस में क्या कहा गया कि जब कभी भी मैट्रिमोनियल के केस में कभी भी हमें प्रूव करने की बात आएगी तो हम वहाँ केवल प्रीपोंडेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए सामने वाले फैक्ट को प्रूव करेंगे। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ।
बर्डन ऑफ प्रूफ कितने तरह के होते हैं। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ऑनस प्रोवेंडाई पे और दूसरा फैक्टम प्रोवेंडम। दो ही प्रिंसिपल इसके आते हैं। फिर बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कितने तरह के होते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरह के हैं, एक क्या है लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर बर्डन ऑफ परसुएशन, दूसरा है एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ या एविडेंशियल बर्डन। तो जो पहला है लीगल बर्डन है या लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो हमें मिलता है किसमें, सेक्शन 101 में। जो लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ है ये होल और सोल पूरे केस में क्या कौन सी सारी चीज़ें प्रूव करनी है और कौन प्रूव करेगा, ये इसकी बात करता है। बट जो एविडेंशियल बर्डन है वो बात करता है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो शिफ्ट होता रहेगा, कभी सामने वाली पार्टी के ऊपर तो कभी अपोजिट पार्टी पर। तो लीगल जो बर्डन है हमारा वो सेक्शन 101 की बात करता है। अब सेक्शन 101 किस चीज़ की बात कर रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की। अब हम आ जाते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। तो 101 जो कह रहा है कि whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist। 101 क्या कह रहा है कि जब कभी कोई भी कोर्ट के सामने ये आके कहेगा कि जनाब आप किसी भी ऐसे राइट्स या किसी भी ऐसे लाइबिलिटी के ऊपर जजमेंट दीजिए जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर जो कि ये बात असर्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसी है या ऐसी होने वाली हैं। एक इलस्ट्रेशन है कि ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर क्राइम विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड। क्या है कि ए कहता है कोर्ट के सामने कि बी को आप सज़ा दीजिए, बी ने ये वाला क्राइम किया हुआ है। यहाँ असर्ट कौन कर रहा है, किसी भी स्टेटमेंट को ए कर रहा है। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर होगा। यहाँ ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने क्या किया है, क्राइम को कमिट किया हुआ है। तो 101 में क्या रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 102 की, जो कि करता है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। सेक्शन 102 क्या कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा। देखो 101 में क्या बात कही गई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ होगा, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किस पर होगा, ये हमें 102 बताता है। तो 102 में क्या कहा गया कि जो भी पार्टी फेल हो जाती है एविडेंस देने में उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा। क्या है 102 कि जब कभी भी कोई ऐसा फैक्ट ये सूट और प्रोसीडिंग में जब किसी भी साइड से एविडेंस नहीं दिया गया हो तो जो पार्टी फेल हो रही है वो क्या करेगी, एविडेंस देगी। इलस्ट्रेशन इसमें है कि ए क्या करता है, बी के ऊपर सूट लाता है जिसमें जो कि बी के पोजीशन में होती है वो प्रॉपर्टी, और ए ये कहता है कि जो ये प्रॉपर्टी है सी ने उसको विल बना के दी थी जो कि उसका फादर है। अब यहाँ अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता है किसी की साइड से कि ये प्रॉपर्टी किस नेचर में है कि या क्या विल की है या ए या बी की है, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई होगा जो पर्सन फेल हो जाएगा। यहाँ कैसे किसके ऊपर होगा, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर होगा कि वो क्या करे, फिर अब प्रूव करे ये जो प्रॉपर्टी है उसको बिल के द्वारा मिली हुई है। तो 101 और 102 में ये सारी बातें, जो 102 में है वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट जो होता है उसका कौन सा सेक्शन है, तो वो कौन सा सेक्शन है हमारे पास, वो है सेक्शन 102। अब बात आती है हमारे, या एक केस है इसी में जिसमें अमृत वनस्पति कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इसमें ये कहा गया कि जब कभी भी कोई स्टेट एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो ये उसको ये बताना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को कि जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई भी पर्सन उस एक्ट को या उस रूल्स की उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करता है तो उस पर्सन को ये प्रूव करना होगा कि ये जो एक्ट है या जो रूल्स बनाए हुए हैं ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में नहीं है, या ये जो एक्ट बना हुआ है ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अमृत वनस्पति कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं या रूल्स या रेगुलेशन, कोई ऐसा एक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में प्रोहिबिशन लगाई है कि ये पर्सन ऐसा नहीं करेगा और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आती हैं, तो जो पर्सन उस रूल्स या उस एक्ट को चैलेंज करेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करेगा, उसी को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है,
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 103 की। सेक्शन 103 करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है। यहाँ क्या कह रहा है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है कि जब कभी कोई भी पर्सन आता है कोर्ट के सामने और ये कहता है कि पर्टिकुलर फैक्ट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में वो बात कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या करेगा, उसी के ऊपर लाइज होगा जब तक कि या किसी अदर लॉ से या किसी एक कोर्ट खुद ही कह दे कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट होगा ये सामने वाली पार्टी क्या करेगी, प्रूव करेगी इस चीज़ को। तो 103 कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट की बात है। जो 101 था और 103 में डिफरेंस क्या है, 101 जो बात कर रहा था वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है, वो पूरे केस में जो भी सारी चीज़ें या जो भी फैक्ट्स आएंगे उनको प्रूव करने की बात है। बट 103 में एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात है कि इस फैक्ट को अगर जब कभी प्रूव करने की बात आएगी तो ये किस पर लाइज होगा, ये कोर्ट डिसाइड कर देगी या फिर उस पर्सन के ऊपर होगा जो कोर्ट से ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि इसके बेस पर ये कुछ ये जजमेंट लो या एक्यूट करो या कन्विक्ट करो, ये जो सारी चीज़ें हैं। इलस्ट्रेशन है, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट। ए क्या करता है, केस लाता है बी के ऊपर कि वो चोरी की हुई है, किस लिए, चोरी के लिए, और कोर्ट को ये बताता है या कोर्ट को ये कहता है कि ये बिलीव करें, या फिर कहता है कि द कोर्ट बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। क्या फिर कहता है कि बी ने एडमिट किया हुआ है कि किससे एडमिट किया है, सी से, कि उसने चोरी की है। तो ए को जो है वो एडमिशन प्रूव करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन क्या थी, अगर ए कोई भी केस लाता है बी के ऊपर चोरी का और ये कहता है कि बी ने सी से एडमिट किया है किसी भी चीज़ को मतलब कि चोरी की है उसने, तो यहाँ ए को उस एडमिशन को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। अब बात करेंगे हम 104 जो बात करता है वो हमारी बात करता है क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। देखो बड़ा कन्फ्यूजन सा सेक्शन है, सिंपल सी लैंग्वेज में से समझने की कोशिश करते हैं। 104 बात करता है जब कभी हम ऐसे फैक्ट को प्रूव करना हो जो कि डिपेंड हो किसी दूसरे फैक्ट पर, या जब हमें किसी दूसरे फैक्ट को पहले प्रूव करना हो। इलस्ट्रेशन से समझो, जब क्या है कि ए ये कहता है कि बी मर चुका है, या ए कहता है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन है बी की जो कि उसे कोर्ट में प्रूव करनी है, तो सबसे पहले ए को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी मरा हुआ है। क्या है, हाँ, कि बी मरा हुआ। क्या मेन प्रोविज़न क्या था कि जब कभी एक फैक्ट को हमें प्रूव करना है जो कि किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंड है कि पहले वो प्रूव हो तब हम इस फैक्ट को प्रूव करेंगे। तो इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है कि जब ए ये कहता है कि हमें बी के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है, तो सबसे पहले ए को ये क्या करना, प्रूव करना पड़ेगा कि बी की डेथ हो चुकी है। दूसरी इलस्ट्रेशन कहते हैं कि अगर जब कभी कोर्ट के सामने ए ये कहता है कि मैं सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो चुका है मेरा और मुझे सेकेंडरी एविडेंस इस चीज़ का देना है, तो कोर्ट को सबसे पहले ये साबित करना होगा ए को कि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो खो चुका है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जब कभी भी कोई हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा केस है कि क्या ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ये लेजिटिमेट बच्चा है कि इसका ए का या बी का, तो उस लेजिटिमेसी प्रूव करने से पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैरिड पर्सन है या इन दोनों के बीच में क्या है, शादी हुई है। 103 में एक चीज़ थी जो हमारी बात कर रहे थे, जो सेक्शन 103 है उसमें एक रूल आता है हमारे पास, रूल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है प्री के क्वेश्चन में कि रूल ऑफ कन्वीनियंस जो है वो कौन से सेक्शन से डील करता है, या ऐसा ये जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ कन्वीनियंस का ये किस सेक्शन से हम इसकी इन्फेरेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है 103 जिसमें रूल ऑफ कन्वीनियंस की बात की गई या प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है इसमें। अब हम बात करते हैं सेक्शन 105 की। देखो अभी तक हमने जो देखा वो देखा 101, 102, 103, 104, वहाँ ऐसा कोई भी हमें डायरेक्ट लैंग्वेज से या उसके इंटरप्रिटेशन करके हमें ये नहीं लग रहा था कि ये जो सेक्शन अप्लाई होंगे ये सिविल में होंगे या क्रिमिनल में होंगे। ऐसा हमने देखा कि जो अभी तक जो 101 से 4 तक के सारे सेक्शन थे वो किस पर अप्लाई हो रहे हैं, दोनों पर अप्लाई हो रहे हैं, वो सिविल पर भी अप्लाई हो रहे हैं और क्रिमिनल पर भी अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन 105 जो बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन इन क्रिमिनल केसेस।
क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई ऐसा फैक्ट प्रूव करना हो सामने वाले को और वो ये कह रहा है कि ये जनरल एक्सेप्शन में आ रही है, या फिर कोई ऐसा लॉ है जो इसमें ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जनरल एक्सेप्शन में हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अक्यूज पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। 105 क्या कह रहा है? 105 एक एक्सेप्शन ड्रॉ कर रहा है किस चीज़ का? कि जो यह 105 की एप्लीकेशन है वो और वो क्रिमिनल केस में है, और दूसरी एक्सेप्शन ये ड्रॉ कर रहा है कि अभी तक हमने ये देखा था कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन 105 जो यहाँ कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर होगा। जैसा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एक एडवर्सेरियल है और दूसरा इंक्विजिटोरियल है। एडवर्सेरियल में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा और हमेशा प्रोसिक्यूशन पर लाइज होता है, और इंक्विजिटोरियल में जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर लाइज होता है। तो जो एडवर्सेरियल सिस्टम है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो एक एक्सेप्शन हमारे पास 105 है, जो ये बताती है कि जब कभी भी क्रिमिनल केस या कभी भी जनरल एक्सेप्शन की बात आएगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाइज होगा? अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर लाइज होगा। इलस्ट्रेशन है कि ए जो है एक्यूज है किसका? मर्डर का, और वो ये कह रहा है कि मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को, जैसे मैंने जो एक्ट किया है उसके नेचर को मैं समझ नहीं पाया था, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर लाइज होगा, या ए के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो सबसे पहले ये प्रूव करे कि अनसाउंडनेस माइंड उसके पास थी उस टाइम। या कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि सामने वाला ये कहता है कि मैंने इसे जानबूझ कर नहीं, ऐसे एक्सीडेंटली हुआ है मेरे साथ, तो सबसे पहले उसको एक्यूज पर्सन को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसने प्रॉपर कॉशन की थी, गुड फेथ में था, वो सारी प्रिकॉशन ली थी जो कि सेक्शन 80 के कंडीशन को फुलफिलमेंट करती हैं। तब क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाइज होगा, एक्यूज पर्सन के ऊपर, कि हाँ ये एक्ट एक्सीडेंटली था, वो इस चीज़ को क्या करें? प्रूव करें। 105 के रेफरेंस में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। पहला है दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये जर्नल एक्सेप्शन है और या फिर जो जनरल बर्डन है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने का, और या इन एक्सेप्शनल केसेस में इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करते हैं। क्या कहा गया कि जो कब इनके बीच में क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। किन के बीच में? एक तो जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट को प्रूव करने का, और दूसरा इन एक्सेप्शनल केसेस में। किसमें कहा गया था? ये दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। दूसरा केस आता है हमारे साथ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। बड़ा ही फेमस केस है, आप सबको पता है इसके फैक्ट। रुस्तम मूवी आप सारे ने देखी होगी, जिसमें यह था कि जो एक्यूज पर्सन था वो अपने क्या कहता है केस को प्रूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है? उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो आज वाली इस वीडियो में हमने बात की बर्डन ऑफ प्रूफ की, जिसमें हमने स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात की, प्रिंसिपल्स की बात की और टाइप्स की बात की। तो 101 से लेकर 104 का जो एप्लीकेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है, लेकिन 105 का जो किस पे एप्लीकेशन है? क्रिमिनल लॉ के या क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर सेक्शन हमारा 105 के होता है, अप्लाई होता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ये 105 तक की प्रोविजंस को समझ लें। आगे आने वाली वीडियो में मैं 106 से लेकर आगे तक की कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ उस पर और बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।